इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यह जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, अर्थात इसकी परिभाषा। निर्देशांक ज्यामिति गणित के किस भाग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, इसमें परिभाषा में हम लोग जानेंगे। उसके बाद दूसरा तथ्य हम जानेंगे कार्तीय नियामक पद्धति, जो इसी चैप्टर का भाग है। फिर कार्तीय नियामक के अंतर्गत जो कार्तीय तल आता है, उस तल में बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारित किया जाता है, किसी बिंदु को कैसे स्थान प्रदान किया जाएगा, वह सीखेंगे हम। उसके बाद कार्तीय तल किसी समतल को 4 भाग में बांटती है। वो चारों भाग को हम लोग पाद के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। उसका हम इसमें विश्लेषण करेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे 2 दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी कार्तीय तल में अगर 2 बिंदु रखा जाता है तो उसकी बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, वह सीखेंगे। साथ ही साथ कुछ विशेष ज्यामितीय आकृति की पहचान करना इस दूरी के माध्यम से, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज का निर्माण संभव है या नहीं है, या इसमें कौन सी आकृति है, सबकी दूरी ज्ञात करके हम ज्यामितीय आकृति की पहचान दूरी से ही सीख लेंगे, दूरी सूत्र से ही। उसके बाद आगे मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे जानेंगे। फिर आगे सीखेंगे किसी रेखा का एक दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, अर्थात विभाजन सूत्र। एक रेखा को किसी बिंदु से अगर विभाजित कर दिया जाए, एक रेखा है और इस रेखा को अगर किसी बिंदु से काट दिया जाए तो यह किस तरह से अनुपात में विभाजित होता है, कोई भी अनुपात ले लेंगे तो इस अनुपात के विषय में हमको जानना है, जिसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। फिर 2 बिंदुओं के बीच स्थित मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसे जानेंगे। उसके बाद त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है और केंद्रक का निर्देशांक कैसे पता करते हैं, वस्तुनिष्ठ में बराबर सेट में मिलेगा, इसे जानेंगे। फिर त्रिभुज का अंतः केंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र, इन दोनों के बारे में जानेंगे। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात रहने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। और संरेखी बिंदु, जब 2 या 3 या 3 से अधिक रेखा बिंदुएं एक सरल रेखा पर होती है तो वह संरेखी बिंदु कहलाती है, और संरेखी बिंदु की भी पहचान इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो एक एक करके सभी टॉपिक पर विस्तार से समझाएंगे, जहाँ दिक्कत होगी सवाल पूछ सकते हो। और चैप्टर में जाने के बाद, इतनी सारी बातों को जानने के बाद 90% समस्याओं का समाधान यहीं से हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत होता है तो उसके लिए जिनका भी जो सवाल रहेगा हम फिर से एक बार दोबारा सिखाएंगे। तो एक एक करके सबसे पहले परिभाषा, ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा क्या होता है, इसे जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे शीर्षक बनाकर, निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा। निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा में लिखेंगे गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामितीय, जिसके अंतर्गत ज्यामितीय चित्रों का अध्ययन, ज्यामितीय चित्रों का अध्ययन बीजगणितीय तरीके से की जाती है, बीजगणितीय तरीके से की जाती है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इस
शाखा में ज्यामिति का अध्ययन समीकरण के रूप में किया जाता है। समीकरण के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा परिभाषा हो गया। तो ज्यामिति क्या होता है? ज्या का मतलब हम लोग सबसे पहले जान ले, ज्या कहा जाता है कौन को, मिति का मतलब होता है माप। तो ज्यामिति का संबंध एक चित्रित, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आयत, चतुर्भुज में ही आयत आ जाते हैं, कोई भी भुजा वाला आकृति है, उसमें अगर शीर्ष के बारे में, शीर्ष बिंदु के बारे में, अगर कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसकी भुजा के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वह भाग ज्यामिति कहलाता है। इसके अंतर्गत चाहे किसी भी आकृति के शीर्ष या कोण का अध्ययन या भुजा की लंबाई का अध्ययन किया जाए तो ज्यामिति कहलाता है। तो इसमें भी ज्यामिति चित्र का ही अध्ययन करेंगे। उस चित्र के अंतर्गत हो सकता है कभी बिंदु आएगा तो कभी रेखा आएगा, कभी त्रिभुज की आकृति आएगी तो कभी चतुर्भुज की आकृति आएगी। तो ये बिंदु, रेखा, चतुर्भुज, त्रिभुज आदि से रिलेटेड जितने भी अध्ययन के भाग हैं वही हमारा ज्यामिति कहलाएगा, वही ज्यामिति चित्र है। और इनके अध्ययन में हम बीज गणित का प्रयोग करेंगे। हम लोग अलजेब्रा पढ़े हैं जिसमें चर अचर को भी सम्मिलित करते हैं, एक्स वाई, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग ए टू जेड को भी चर रूप में मानते हैं, अल्फा बीटा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो इस सिद्धांत में हम बीज गणितीय नियम का भी पालन करेंगे। और जब बीज गणित का पालन करेंगे तो इसमें हमें कभी कभी समीकरण तक पहुंचना पड़ेगा। हम लोग समीकरण भी पढ़े हैं, एक रेखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण, द्विघात समीकरण, है ना। तो द्विघात समीकरण तक इसमें जा सकता है। तो इस बीज गणितीय भाग के साथ साथ इसमें हमें समीकरणों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग बीज गणित का सिद्धांत पहले पढ़ चुके हैं, समीकरण पहले पढ़ चुके हैं, है ना। बिंदु, रेखा इत्यादि के बारे में, त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में क्लास 9 से ही परिचित हैं। लेकिन फिर भी जिस चीज़ में नहीं रहेगा जानकारी हम बताएंगे। तो ये रहा हमारा ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा। तो अगला शीर्षक था हमारा कार्तीय नियामक पद्धति। इस कार्तीय नियामक पद्धति के अंतर्गत हम लोग कुछ विशेष चीज़ में सबसे पहले कार्तीय तल जानेंगे। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्तीय तल। कार्तीय तल, देखो, कार्तीय तल अगर जानेंगे तो कार्तीय तल से ही संबंधित हमारा कुछ विशिष्ट नियम है। और इस नियम को जब हम एक क्रमानुसार उपयोग में लाते हैं तो वह हमारा नियामक पद्धति के अंतर्गत आता है। तो कार्तीय तल क्या होता है? तल का मतलब हम लोग एक तरह से समतल को तल कहते हैं। तल का संबंध समतल से है। अब जब कोई भी आयताकार सतह हो और उस आयताकार सतह में हम लोग दो रेखा, एक खड़ी रेखा जिसको उदग्र कहते हैं, एक गिरी हुई रेखा जिसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, खींच सके तो ऐसे सतह को कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल होगा ऐसा समतल सतह, ऐसा समतल सतह जिसमें एक उदग्र रेखा एवं एक क्षैतिज रेखा, एक उदग्र रेखा एवं एक क्षैतिज रेखा परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सके उसे कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल कहते हैं। यह
एक प्रकार का आयताकार समतल है, समतल होता है, आयताकार समतल होता है। तो इसमें कार्तीय तल का आशय हो गया कोई ऐसा समतल सतह जिसमें हम एक खड़ी रेखा और एक गिरी रेखा खींच सके और वह परस्पर एक दूसरे को खड़े रहे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे लंबवत रूप से, तो वह हमारा कार्तीय तल कहलाएगा। या एक प्रकार का कैसा सतह होता है, आयताकार सतह होता है। जैसे ये डायग्राम बनाएंगे, यही हमारा अगर कोई एक आयताकार सतह, जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड एक कार्तीय तल हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा समतल और आयताकार है। इसमें हम एक उदग्र रेखा जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कह सकते हैं और एक गिरी हुई रेखा, ये क्षैतिज रेखा हो गया। ये क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स डैश ओ एक्स से सूचित करेंगे और जो खड़ी रेखा है उदग्र रेखा इसको वाई ओ वाई डैश से सूचित करते हैं। और जब ये कार्तीय तल में हम दो रेखा एक दूसरे पर लंबवत डालते हैं तो हमारा यह 4 भाग में बट जाता है। ये कार्तीय तल कितने भाग में, 4 भाग में। इन चारों भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। ये चारों भाग हमारा क्या कहलाता है, चतुर्थांश, जिसमें ये हमारा प्रथम भाग, ये हमारा द्वितीय भाग, ये तृतीय भाग या तृतीय पाद लिख देते हैं, क्योंकि बुक में मिलेगा चतुर्थांश के रूप में या पाद के रूप में लिखा हुआ, तृतीय पाद, और ये हो जाएगा चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद। अब ये प्रत्येक पाद को ही हम लोग कहेंगे चतुर्थांश। क्या कहेंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब कार्तीय तल का एक हिस्सा, यानी जब कार्तीय तल में दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये कार्तीय तल कितने भाग में विभाजित हो गई, 4 भाग में। और ये प्रत्येक हिस्सा, प्रत्येक खंड चौथाई हिस्सा कहलाएगा, संपूर्ण कार्तीय तल का चौथाई हिस्सा। इसीलिए इसको चतुर्थांश भी कहा जाता है। कहीं पर प्रथम पाद ना लिखा हुआ रहे कि प्रथम चतुर्थांश लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे ये पहला भाग कह रहा। द्वितीय पाद ना लिख के द्वितीय चतुर्थांश लिखा हुआ रहेगा, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम इसके बाद एक नया टॉपिक को जानेंगे, दूसरा आगे। तो कार्तीय नियामक पद्धति में आगे हम लोग दूसरा पद जानेंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश को ही हम लोग पाद भी बोलते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने कार्तीय तल पढ़ा और कार्तीय तल में देखा कि किसी समतल में जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत खड़ी होती है और यह 4 हिस्सों में बट जाता है तो सम्मिलित रूप से यह सभी क्या कहलाता है, कार्तीय तल कहलाता है। लेकिन अगर सम्मिलित रूप से कार्तीय तल है, एक एक करके अलग अलग बांट लेंगे तो वह क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। तो किसी कार्तीय तल में, किसी कार्तीय तल में एक उदग्र रेखा, अब उदग्र रेखा का नाम हम रखे थे, यहाँ लिख देते हैं वाई ओ वाई डैश, उदग्र रेखा वाई ओ वाई डैश, एवं क्षैतिज रेखा एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स। जब एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो कार्तीय तल 4 भागों में विभाजित हो जाता है
विभाजित हो जाता है। ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश या पाद कहलाता है। जैसे अब फिगर के माध्यम से अभी जस्ट हम समझे भी हैं। जैसे y डैश o x डैश x, तो जैसे में यहाँ लिखेंगे जैसे प्रथम पाद या प्रथम पाद हमारा हिस्सा हो गया कौन सा, तो यही प्रथम पाद ना लिखे हैं। तो प्रथम पाद का नाम हम अगर करेंगे तो सबसे पहले नाम लिखने के क्रम में ध्यान रखेंगे कि x अक्ष को पहले देंगे। पहले किसे देंगे? x को। x o y, प्रथम पाद का नाम हो जाएगा x o y। द्वितीय पाद हमारा कहलाएगा, ये द्वितीय भाग यही है ना, द्वितीय पाद। तो x से स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे x से, x डैश o y, द्वितीय पाद x डैश o y। तृतीय पाद, तो तृतीय पाद फिर x से आरंभ करेंगे, x डैश o y डैश, x डैश o y डैश। एवं चतुर्थ पाद x o y डैश है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हमारे सभी चारों पद हो गए। इसका भी नामांकन इसमें तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो चतुर्थांश को हम लोग जान गए। अब इसमें एक नया चीज़ फिर आता है, मूल बिंदु। जब दोनों x यानी उदग्र स्तंभ और क्षैतिज स्तंभ एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करती है जिस बिंदु को, उसको कहा जाता है मूल बिंदु। फिर अगले भाग में हम लोग सीखते हैं मूल बिंदु। हम लोग नियामक पद्धति में पहले कार्तीय तल पढ़े, जो कि एक प्रकार का समतल है जिसमें एक उदग्र रेखा और एक क्षैतिज रेखा एक दूसरे पर लंबवत खड़ी हो सके। दूसरे भाग में हम लोग पढ़े चतुर्थांश। जब कार्तीय तल में उदग्र रेखा क्षैतिज रेखा खींचा जाता है तो 4 भागों में बढ़ जाता है, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। अब तीसरी बातें हम लोग पढ़ेंगे मूल बिंदु। ये मूल बिंदु क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब कार्तीय तल में उदग्र स्तंभ और क्षैतिज स्तंभ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जिस बिंदु पर, वही पॉइंट हमारा मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु को O या 0 से सूचित किया जाता है। हम इसका परिभाषा में लिखेंगे, जब किसी कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा एवं उदग्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेदी बिंदु को ही मूल बिंदु कहा जाता है। इसे O या शून्य, दोनों का संकेत एक ही जैसा लगभग होता है। O या शून्य से सूचित किया जाता है।
किया जाता है, इसका निर्देशांक शून्य शून्य होता है, निर्देशांक शून्य शून्य होता है। तो ये हमारा मूल बिंदु है, जैसा कि हमने चित्र में दिखा भी दिया। चित्र भी बनाना है तो एक बना सकते हो, ये होगा मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो ओ बिंदु जो है हमारा मूल बिंदु कहलाता है। तो जब किसी कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा उदग्र रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है, काटती है, वही बिंदु हमारा कहलाता है प्रतिच्छेदी बिंदु, मूल बिंदु कहलाता है। इसे ओ या जीरो दोनों का ये सेम संकेत है, उससे सूचित किया जाता है। इसका निर्देशांक सदैव 0 0 होता है, अर्थात यह एक्स अक्ष के लिए भी शून्य का मान देता है और वाई अक्ष के लिए भी शून्य का मान देता है। इसीलिए हमेशा किसी भी मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा। तो कार्तीय नियामक पद्धति की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है हम नोट में लिखेंगे। अभी हम लोगों ने जाना कि उदग्र अक्ष को वाई ओ वाई डैश से और क्षैतिज अक्ष को एक्स ओ एक्स डैश से सूचित करते हैं। तो इसमें जो है एक्स ओ एक्स डैश को शॉर्ट में एक्स अक्ष बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष एक्स डैश ओ एक्स को एक्स अक्ष या भुज अक्ष कहा जाता है, भुज अक्ष कहा जाता है। या अर्थात कहने का आशय ये हो गया कि ये संपूर्ण एक्स डैश ओ एक्स जो रेखा है, ये संपूर्ण हमारा शॉर्ट में एक्स अक्ष लिखा जाएगा और हिंदी में इसी को क्या नाम दिया जाता है, भुज अक्ष। क्या कहेंगे, भुज अक्ष। तो एक्स अक्ष पर जब कोई भी निर्देशांक रहेगा तो वह भुज का वैल्यू होगा, वो आगे सीखेंगे। फिर इसका दूसरा फैक्ट है कि उदग्र अक्ष, उदग्र अक्ष वाई ओ वाई डैश को संक्षेप में वाई डैश यानी वाई अक्ष या कोटि अक्ष कहा जाता है, कोटि अक्ष कहा जाता है। ये दो बातें याद रखना है कि अब हम जो एक्स डैश ओ एक्स है यानी क्षैतिज अक्ष है, उसका शॉर्ट नेम सीधा कह देंगे। ये रेखा जो गिरी हुई रेखा कौन सा अक्ष कहलाएगा, एक्स अक्ष। ये खड़ी हुई रेखा जो है कौन अक्ष कहलाएगा, वाई अक्ष। शॉर्ट में हम पूरा नाम नहीं बोल के एक्स अक्ष बोलेंगे तो इसका आशय ये पूरी रेखा यहाँ से वहाँ तक आगे जितनी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, और ये खड़ी रेखा ऊपर नीचे जहाँ तक ले जाया जा सकता है उन सबों को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, भुज अक्ष। यानी वाई अक्ष को वाई अक्ष या कोटि अक्ष, लंबवत रेखा को। उसके बाद दोनों अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर कटान करती है, ये बात हम लोग सीख ही लिए। तो कार्तीय नियामक पद्धति से हम लोग इतना चीज़ सीख लिए। अब आगे अगला पॉइंट सीखते हैं। तो अगला भाग हम लोग जानेंगे किसी समतल के पाद, यानी ये इसको जान चुके हैं कि किसी समतल में कार्तीय तल में टोटल 4 पाद होते हैं या 4 भाग होते हैं, जिसको प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ के नाम से जाने। लेकिन इस समतल पाद का जो चिन्ह होता है इसको भी इसे जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं किसी समतल में क्षैतिज एवं उदग्र अक्ष उसे 4 पादों में विभाजित करती है, पादों में विभाजित करती है, 4 पादों में विभाजित करती है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद एवं चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद। जैसे
ये चतुर्थ पाद कार्तीय तल में हम लोग जान गए। ये हो गया प्रथम पाद, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्थ। अब इसमें हमेशा याद रखना है कि इस पाद का जो चिन्ह होता है इसे कैसे निर्देशित करते हैं। तो याद रखेंगे कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक पाद का चिन्ह, प्रत्येक अक्ष का चिन्ह हम लोग जान लेते हैं। प्रत्येक अक्ष का चिन्ह, इस चिन्ह में सबसे पहले हम लोग अभी तक पढ़े हैं 2 अक्ष होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये ना। तो एक्स अक्ष का चिन्ह हम लोग जान लेंगे। एक्स अक्ष का चिन्ह, एक्स अक्ष का चिन्ह तो सबों को पता है कि मूल बिंदु से जब दाईं ओर चलेंगे एक्स अक्ष पर धनात्मक, बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक। तो इसे याद रखने के लिए हमेशा याद रखना है, जैसे हम अपनी हाथ फैलाते हैं, अगर हम फिगर बनाकर फैलाएंगे इस तरह से तो दाईं हाथ हमारा एक्स की ओर जाएगा, बाईं हाथ एक्स डैश की ओर आएगा। लेकिन अगर ऐसे फैलाएंगे तो भी उल्टा हो जाएगा। तो हम जिस और फिगर बनाए उस और फैला के देखते हैं तो दाईं हाथ हमारा एक्स अक्ष की ओर आ रहा है और दाएं हाथ हमेशा हमें पॉजिटिव वर्क में मदद करता है। ये हमें हमेशा काम में सहयोग करता है। इसीलिए एक्स अक्ष का चिन्ह में याद रखना है मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर, दाईं ओर धनात्मक चिन्ह, दाईं ओर धनात्मक चिन्ह, मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक चिन्ह एवं मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे तो ये हमारा बाएं हाथ बहुत काम में सहयोग करता है। इसलिए इसको निगेटिव लेके चलेंगे और लिखेंगे मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक चिन्ह एवं बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह से संकेत किया जाता है, संकेत किया जाता है। एक्स अक्ष पर हमेशा याद रखना है कि एक्स अक्ष पर जब मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे तो प्लस मान रखेंगे और बाईं ओर चलेंगे तो माइनस में रखेंगे। फिर वाई अक्ष के विषय में लिखेंगे वाई अक्ष का चिन्ह, वाई अक्ष का चिन्ह मूल बिंदु से ऊपर की ओर, जैसे ये वाई अक्ष है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो हमारा ऊपर कहने का अर्थ है कि कमर से ऊपर हमारा शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है, चाहे किडनी हो, फेफड़ा हो, गुर्दा हो, मस्तिष्क हो, यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसी भाग पर क्षतिग्रस्त पहुंचने पर देखते हो कोई भी चोर डाकू बदमाश अगर इसे क्षतिग्रस्त कर देता है तो लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु। लेकिन लोगों का पैर काट कर अलग भी कर दिया जाता है तो लोग मरता है। तो नीचे वाला हिस्सा उतना अहम नहीं है, ऊपर वाला अहम है, इसलिए यह पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव। तो हम लिखेंगे कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर, वाई अक्ष तो ऊपर नीचे है ना, मूल बिंदु से ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की दूरी, ऊपर की दूरी धनात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक एवं नीचे की दूरी, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष का हम लोग जो चिन्ह है इसे याद रखेंगे कि मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक। अब इसे चित्र पर भी हम दर्शा देते हैं चिन्ह से। जैसे ये मूल बिंदु से बाईं ओर है तो यह हमेशा प्लस में पॉजिटिव चिन्ह देगा, दाईं ओर है, और पीछे बाईं ओर जाएंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस में। यही दूरी है जिसको आगे हम फिर से सीखते हैं अगले चित्र में। हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष से 4 पाद बनते हैं, ये अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, चित्र में भी देखा।
अब इसी चित्र में प्रत्येक पाद के विषय में, पाद के चिन्ह के विषय में भी हम जाने। एक्स अक्ष वाई अक्ष जब जान गए तो अब चिन्ह के विषय में भी आसानी से हम लोग जानेंगे। एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश। अब यहाँ प्रथम पाद, सबसे पहला भाग आता है हमारा प्रथम पाद का चिन्ह। प्रथम पाद का चिन्ह, अब इसे हम लोग देखते हैं कि प्रथम पाद बना किससे है। तो प्रथम पाद ये है, हम ये देख रहे हैं कि एक्स ओ वाई से बना है, ये हिस्सा है ना, एक्स ओ वाई जिस पर हमारा मार्कर चल रहा है, एक्स ओ वाई। और अभी जस्ट हमने बताया कि मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस और मूल बिंदु से ऊपर भी प्लस। मूल बिंदु से दाईं ओर अभी पढ़े हैं प्लस चिन्ह धनात्मक होता है, मूल बिंदु से ऊपर भी प्लस। तो इसे लिखने के लिए हमेशा याद रखना है कि पहले एक्स अक्ष का चिन्ह डालेंगे, फिर आगे चल के वाई अक्ष, भूल से भी विपरीत ना हो जाए। वाई अक्ष का बाद में पहले एक्स अक्ष का चिन्ह देंगे, इसलिए ये प्लस प्लस। तो पहले एक्स अक्ष का चिन्ह हो गया, इस प्लस प्लस होता है। प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है। तो प्रथम पाद का चिन्ह हम लोग पहचान लिए, पहले एक्स अक्ष का फिर वाई अक्ष का। तो एक्स अक्ष का चिन्ह प्लस, वाई अक्ष का भी प्लस, तो प्लस प्लस हो गया। द्वितीय पाद का चिन्ह, द्वितीय पाद का चिन्ह। अब द्वितीय पाद का चिन्ह देखते हैं, द्वितीय पाद बना किससे है। तो द्वितीय भाग यहाँ रखे हैं ना, अब ये द्वितीय भाग बना है इस भाग से जो हम मार्कर चला रहे हैं, ये वाला हिस्सा है द्वितीय भाग। और हमने अभी जस्ट समझाया कि पहले एक्स अक्ष का ही चिन्ह हमको डालना है। तो द्वितीय भाग मूल बिंदु के एक्स की ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर है, जिसका चिन्ह हमारा पहले से पढ़े हैं माइनस, ऋणात्मक। लेकिन ऊपर की ओर तो पहले से हमको निर्धारित है प्लस ना। तो मूल बिंदु से बाईं ओर और मूल बिंदु से ऊपर, इन्हीं दो भागों से नहीं मिलकर बना है द्वितीय भाग। तो मूल बिंदु से बाईं ओर का चिन्ह हो गया माइनस और ऊपर का चिन्ह हो गया प्लस। अब इसमें यह तय करेंगे कि हम पहले माइनस रखेंगे कि प्लस। तो हमने यह याद दिलाया अभी जस्ट कि पहले एक्स अक्ष का चिन्ह और फिर, तो एक्स अक्ष पर हमारा पहले क्या है और फिर वाई अक्ष पर। तो यही बात याद रखना, कभी भी विपरीत नहीं करेंगे। एक्स अक्ष का चिन्ह पहले डालेंगे फिर वाई अक्ष का बाद में। तो इस दृष्टि से इसका चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस, माइनस प्लस। यानी एक्स अक्ष का पहले निर्देश चिन्ह डालेंगे फिर वाई अक्ष का। तो एक्स अक्ष पर माइनस है, वाई अक्ष पर प्लस। इस प्रकार द्वितीय पाद का चिन्ह याद रखना माइनस प्लस होता है। तृतीय पाद, तृतीय पाद का चिन्ह, अब तृतीय पाद में चलेंगे तो तृतीय भाग ये है। तृतीय भाग जो बना है हमारा, यह भी बना है एक्स अक्ष से ही और एक वाई डैश वाला ये हिस्सा है। और हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से नीचे क्या होता है, नीचे की दूरी ऋणात्मक, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मूल बिंदु से बाईं और भी ऋणात्मक, तो यहाँ तो माइनस माइनस होगा, तो दोनों माइनस से एक जैसा होता है, तो हम किसी भी प्रकार से लिखेंगे तो माइनस से माइनस आएगा। तो तृतीय पाद का चिन्ह हमारा हो गया माइनस माइनस। तो पहला माइनस एक्स अक्ष का है और दूसरा माइनस वाई अक्ष का है। उसी प्रकार फिर आगे बढ़ेंगे चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद का चिन्ह, चतुर्थ पाद का चिन्ह। तो चतुर्थ पाद फिर हमारा एक्स अक्ष से भी बना है और वाई अक्ष से भी बना है, लेकिन एक्स अक्ष दाईं ओर है और वाई अक्ष हमारा नीचे की ओर है। तो ऊपर की ओर का चिन्ह हमारा प्लस होता है, नीचे की माइनस। तो हम पहले एक्स अक्ष रखेंगे, तो एक्स का मान हो गया प्लस और वाई का मान माइनस, तो इसका चिन्ह हो गया प्लस माइनस। अब ये हम देख लेते हैं क्या चारों का चिन्ह एक जैसा कहीं मिला, एक भी नहीं मिला, अलग अलग है। हम ये कदापि नहीं कह सकते हैं कि माइनस प्लस और ये प्लस माइनस एक जैसा होता है, नहीं। यह माइनस प्लस द्वितीय पाद का चिन्ह है, तो फिर प्लस माइनस चतुर्थ पाद का चिन्ह है। इसी के आधार पर कभी हमें बिंदु दे दिया जाता है प्रश्न में और कहेगा किस पाद में है। उदाहरण के तौर पर इसे कभी वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है, प्रश्न ऐसा दे देगा कि -5 और 2 बिंदु किस पाद में होगा, बिंदु किस पाद में होगा, किस पाद में होगा। हम इसे देखते ही पहचान लेंगे
और कहेंगे कि इसकी संख्या से हमको कोई लेना देना नहीं है। इसका चिन्ह क्या है हमारा, तो शुरू में है माइनस और 2 में छिपा हुआ है प्लस। ये माइनस प्लस अभी तुरंत हम देख रहे हैं किस पाद में आ रहा है, द्वितीय पाद में। तो हम कह सकते हैं इसका जवाब कि द्वितीय पाद में यह बिंदु स्थित है। किस में होगा, द्वितीय पाद में होगा, द्वितीय पाद में। उसी प्रकार कभी प्रश्न यह भी पूछ देता है, अगर दे दिया जाए 5 - 4 बिंदु किस पाद में है, बिंदु किस पाद में है, तो इस दृष्टि से हम देख लेंगे इसका चिन्ह क्या है। चिन्ह देखते हैं, 5 में प्लस छिपा हुआ है और 4 में माइनस। प्लस माइनस हमें क्या दर्शा रहा है, प्लस माइनस चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद में है, चतुर्थ पाद में है। अगर इसी तरह से प्रश्न और पूछ दिया जाए 3 8 बिंदु किस पाद में है, बिंदु किस पाद में है, तो दोनों का बिंदु क्या है, बिंदु किस पाद में है, तो दोनों का चिन्ह है ऋणात्मक, दोनों का प्लस ही तो है, दोनों का धनात्मक है, दोनों का धनात्मक है, इसलिए धनात्मक चिन्ह किस में है, प्रथम पाद में है, ये प्रथम पाद में। और अलग भी प्रश्न आता है, और प्रश्न ये आ जाता है कभी कभी, कभी प्रश्न इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि बिंदु 5 - 4 में भुज का मान क्या है, भुज का मान क्या है, भुज का मान क्या है। तो भुज और कोटि हमने कहा था कि भुज का मतलब x, कोटि का मतलब y। तो पहला मान हो गया हमारा भुज, भुज का मान हो गया 5 और कोटि का मान हो गया -4। ये भुज हमारा x का वैल्यू देता है और कोटि हमेशा, अर्थात किसी भी बिंदु में जो पहला बिंदु है, पहला निर्देशांक, वह हमारा पहला वैल्यू हमेशा भुज या x का वैल्यू है और दूसरा कोटि। उसी तरह से अगर पूछा जाए 7 - 2, इसमें कोटि कौन सा है, -2 कोटि है, क्योंकि शुरू वाला भुज बाद वाला कोटि। ये भी पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ में। लेकिन अगर एक सवाल और यहाँ बनता है, अगर यहाँ पर कोई बिंदु का चिन्ह ना देके अगर 0 लग जाए, किसी में पूछ दिया जाए कि 0 5 किस पाद में या बिंदु कहाँ कार्तीय तल में स्थित होगा, तो ऐसे स्थिति में याद रखना है, जब किसी भी बिंदु में संख्या ना देकर एगो बिंदु 0 आ जाए, कोई 0 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वह ना प्रथम में होगा, ना द्वितीय में होगा, ना तृतीय में, ना चतुर्थ में, किसी में नहीं होगा। तो कहोगे जाएगा कहाँ वह बिंदु, तो वह बिंदु या तो x अक्ष पे होगा या y अक्ष पे होगा। तब कहेंगे हम कैसे समझेंगे x अक्ष पर है कि y अक्ष पर है, तो इसमें वैल्यू क्या चीज़ का मान है, देखो x का मान 0 है और y का मान 5 है। तो x का मान 0 का मतलब x का मान कुछ नहीं और y का मान, तो मान किसका है इसमें, y का है। x का मान 0 मतलब कुछ नहीं, तो y का मान है, तो जिसका मान है उसी अक्ष पर ये जाएगा, ये बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। यह बिंदु कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर होगा। आप कहोगे y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर होगा कि नीचे, तो हम देख रहे हैं कि y अक्ष पर y का मान 5 प्लस में है तो ऊपर होगा, अगर माइनस में होता तो मूल बिंदु से नीचे। तो जब किसी भी निर्देशांक में एक बिंदु 0 आ जाए तो वह किसी पाद में स्थित नहीं होगा, वह या तो x अक्ष पर होगा या, और x अक्ष पर तब होगा जब x का निर्देशांक 0 के अलावे कोई राशि हो। y अक्ष पर तब होगा जब y अक्ष का वैल्यू 0 के अलावे कोई राशि हो। तो इसे भी नोट में हम लिख लेंगे, यहाँ नोट पर, नोट में इसे मिटा देते हैं। नोट में एक कथन लिख लेंगे, जब किसी बिंदु का निर्देशांक 0x 0 y, पहले x 0 देते हैं, x 0 हो तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा जैसे
हमने क्या कहा पहले x शून्य यानी x का कोई वैल्यू हो और अगला राशि क्या हो 0 हो। जैसे 5 0 बिंदु x अक्ष पर होगा। कहाँ पर होगा? बिंदु x अक्ष पर होगा। उसी तरह अगर -2 0 कहा जाए, -2 0 बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। फिर इसी तरह अगर कहा जाए 3 0 बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर होगा, बिंदु x अक्ष पर होगा। क्योंकि यह किसी भी तल में नहीं जाएगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें वैल्यू हमेशा किसका दिया हुआ है? x का। y का वैल्यू तो 0 है, y कुछ है ही नहीं, इसलिए यह x अक्ष पर होगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी बिंदु का निर्देशांक, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 0 y हो, 0 y हो, अर्थात पहला वैल्यू 0, अगला कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान हो 0 के अलावे y हो, तो वह बिंदु y अक्ष पर होगा। वह बिंदु y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 0 -1 बिंदु y अक्ष पर है, y अक्ष पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि x का वैल्यू 0 है, y का ही तो वैल्यू -1 है, 0 के अलावे। 0 का मतलब कुछ नहीं। उसी प्रकार अगर दे दिया जाए 0 और 2x चर राशि में दे दिया जाए, बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। कोई भी चर राशि भी दिया जाए या दे दिया जाए 0 और 4, यह बिंदु भी कहाँ होगा स्थापित? y अक्ष पर स्थापित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। तो इस तरह से हम लोग यह जान गए कि जब किसी भी कार्तीय तल में बिंदु का निर्देशांक में 0 शामिल हो जाए, क्या शामिल हो जाए? 0, तो वह किसी भी पाद में नहीं जाएगा, या तो x में जाएगा या x में कब जाएगा? जब x का वैल्यू रहेगा तो x अक्ष पर और y का वैल्यू रहेगा तो y अक्ष पर। और जब x y दोनों का वैल्यू 0 के अलावे संख्यात्मक रूप में है, चिन्ह के अलावे संख्यात्मक रूप में है, चाहे प्लस हो या माइनस, तो ऐसी स्थिति में वह हम लोग जान रहे हैं प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पाद में स्थापित होगा। कोई दिक्कत? हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में किसी कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति या बिंदु का निर्धारण कैसे करते हैं इसे जानेंगे। कार्तीय तल हम पढ़ चुके हैं कि एक समतल होता है। एक समतल में जब 2 लंबवत रेखाएं क्षैतिज प्लस उदग्र खींचा जाता है, ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं और इनका नाम जो है क्षैतिज तल का x डैश ओ x, लंबवत का y ओ y डैश होता है। ये प्रथम भाग, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अगर कहीं पर हमें बिंदु का स्थिति निर्धारण करना है तो सबसे पहले हमें ये x अक्ष और y अक्ष आपस में डालना ही पड़ेगा। उसके बाद हम किसी भी तल में बिंदु रख सकते हैं या फिर हम इस लाइन पे भी रख सकते हैं। पिछले दिन हम पढ़ भी चुके थे कि इसमें पंक्ति पर जब लाइन पर आएगा तो उसका स्थिति क्या होगा, और जब किसी भाग में रहेगा तो उसका स्थिति क्या होगा। तो अगर हम अभी यहाँ लिखे हैं ये बिंदु A है तो प्रथम भाग में है, तो अब इसका स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें 2 क्रियाएं करना है। जो बिंदु है उस बिंदु से लंब डालना है सबसे पहले x अक्ष पर। किस पर? x अक्ष पर। x अक्ष पर लंब डालेंगे तो x अक्ष पर जिस बिंदु को यहाँ सूचित करेगा वह वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद इसी से लंब डालेंगे y अक्ष पर, और y अक्ष का जो बिंदु होगा, जैसे x की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यह x का वैल्यू हो जाएगा। अगर इसका नाम A बिंदु से जो लंब डाले इधर x पर am दे देते हैं, y पर जो लंब डाले an देते हैं।
हमने क्या देखा कि मूल बिंदु से एम बिंदु की जो दूरी है एक्स अक्ष पर है, तो ये बिंदु ओ एम एक्स कहलाएगा। चाहे दूरी जितना भी हो, इसको मापक में जब हम मापेंगे इकाई के रूप में बराबर बराबर देंगे, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई माप सकते हैं। अभी कुछ नहीं माने हैं तो एक्स है। ठीक उसी प्रकार अब जब ये एक्स है ओ एम, तो ओ एम के ही समांतर ना ए एन भी है, तो ये दूरी भी क्या होगा, एक्स ही होगा। उसके बाद अगर हमने ए से एक्स अक्ष पर लंब डाला और दूसरा निर्देशांक y देते हैं, तो ये दूरी जो खड़ी रेखा है ये किसके समांतर है, यहाँ ध्यान से देखो, ओ एन के समांतर। ओ एन y स्तंभ है, भुज अक्ष, ये कोटि अक्ष है, इसके समांतर है, तो इसकी भी लंबाई क्या होगा, ये y ही होगा। अब कहने का आशय क्या है, अब इसे समझते हैं। किसी कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण, कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष एक दूसरे पर लंबवत खींचते हैं। लंबवत खींच दिया गया एक्स अक्ष वाई अक्ष। उसके बाद उस बिंदु से जो बिंदु हमने लिया है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर लंब डालते हैं, उस बिंदु से वाई अक्ष पर लंब एवं एक्स अक्ष पर लंब खींचते हैं या लंब डालते हैं। जहाँ अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहीं से एक बात समझ में आती है। अगर बिंदु ए से हमने y अक्ष पर लंब डाला है, तो ए एन की दूरी हमारा भुज कहलाया या कोटि। हम यहाँ देख रहे हैं बिंदु ए से हमने y अक्ष पर लंब डाला है, इस पर लंब डाला है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर जो लंब डाले हैं ए एन दूरी है, तो ए एन दूरी भुज है या कोटि है, एक्स वैल्यू है, चूँकि इसके समांतर है तो एक्स है और एक्स हमारा क्या होता है, भुज होती है। तो यहाँ वही बात लिखना है, जहाँ बिंदु ए से y अक्ष पर खींचा गया लंब ए एन भुज, ए एन क्या कहलाएगा, ए एन भुज अर्थात एक्स, तथा बिंदु ए से एक्स अक्ष पर खींचा गया लंब ए एम है। एक्स अक्ष पर जो लंब खींचे हैं, एक्स अक्ष पर खींचा गया लंब ए एम कोटि। ए एम की दूरी क्या है, किसके समान है, कोटि कहलाएगी। इस प्रकार बिंदु ए का निर्देशांक एक्स वाई, ए का निर्देशांक एक्स वाई होगा। कहने का अर्थ ये हो गया, अगर किसी भी तल में अगर कोई बिंदु का निर्धारण करते हैं, तो उस बिंदु की स्थिति को निर्धारण करने के लिए हम दो काम करेंगे।
उससे x पर भी लंब डालेंगे और y पर भी लंब डालेंगे। लेकिन यहाँ लांबिक दूरी जो है कभी नहीं कहेंगे कि जो x पर लंब डाले वह लांबिक दूरी भुज कहलाएगा, क्योंकि x अक्ष का दूसरा नाम भुज अक्ष है। लेकिन लांबिक दूरी जो a से x अक्ष पर डाला गया है ये दूरी किसके बराबर है? कोटि के बराबर है, यानी y के बराबर, क्योंकि ये y वाली दूरी दर्शाता y अक्ष के समांतर है। इसीलिए ये एक बात याद रखना है, यहीं से एक सवाल बनता है वस्तुनिष्ठ में। वस्तुनिष्ठ में सवाल ये बनता है, पूछा जाएगा किसी बिंदु से x अक्ष पर खींची गई लांबिक दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? लांबिक दूरी कोटि कहलाती है, कोटि कहलाती है। पूछा जाता है प्रश्न तो हम कभी याद रखते हैं कि x अक्ष का दूसरा नाम तो सर जी पढ़ाए हैं भुज अक्ष, लेकिन लांबिक दूरी कह रहा है, x अक्ष का दूसरा नाम ना भुज अक्ष है, लेकिन x अक्ष पर खींची गई लांबिक दूरी को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे, क्योंकि यहाँ चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि लांबिक दूरी y अक्ष के समांतर है। उसके बाद किसी बिंदु से y अक्ष पर खींची गई लांबिक दूरी क्या कहलाएगी? भुज कहलाएगी, भुज कहलाती है। यहाँ ध्यान से देख रहे हो, लंबिक दूरी किस पर का y पर खींचे है ना, लेकिन समांतर किसके समांतर हो गया? ये x अक्ष के समांतर, इसलिए x अक्ष का दूसरा नाम हो गया हमारा भुज। ये भुज कहलाती है। और किसी बिंदु का निर्देशांक x y या a b या p q e t c से सूचित किया जा सकता है। याद रखना है, किसी बिंदु का निर्देशांक हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम x y से सूचित करेंगे, या मर्जी हो a b से सूचित करेंगे, या p q से सूचित करेंगे। जहाँ अगर x y है तो x भुज एवं y कोटि होगा। अगर ये बिंदु a b से सूचित किया जाएगा तो a क्या होगा? a भुज एवं b कोटि। ठीक उसी प्रकार p q से सूचित किया जाएगा तो p हमारा किसका मान होगा? भुज एवं q कोटि होगा। तो हम कोई भी चर राशि से हम सूचित कर सकते हैं बिंदु को, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि पहला जो मान होता है वह हमारा सदैव भुज का होता है और आगे वाला वैल्यू कोटि का होता है। नोट में अगला पॉइंट, नोट में लिखेंगे x अक्ष पर, नोट में पॉइंट नंबर 4, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x शून्य होता है, याद रखना है x शून्य होता है, क्योंकि हम पिछले दिन भी बताए थे अगर कोई x अक्ष पर रहेगा तो x का वैल्यू रहेगा, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है? 0y। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x 0। तो ये याद रखना, वस्तुनिष्ठ में जितने भी नोट वाला तथ्य है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे परीक्षा में वस्तुनिष्ठ में कभी कभी लाया जा सकता है।
और इसी से हमारे सवाल के बहुत सारे जो जटिलता होगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला पर तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से। हमारा जो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर होल रूट, ये आया कहाँ से, इसे आज प्रूफ करेंगे। इसीलिए इसका प्रश्न भी बनाया कि दूरी सूत्र को सिद्ध करें। या प्रश्न कभी परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं का निर्देशांक क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 हो तो उसकी दूरी ज्ञात करें। अब बिंदु का निर्देशांक कोई संख्यात्मक मान नहीं है, x1 y1 और x2 y2 दे दिया गया। इस स्थिति में दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें कि निर्देशांक में हमेशा याद रखना है, कार्तीय तल को समझने के लिए सबसे पहले तुरंत हम डाल लेते हैं लंबवत रेखा एक दूसरे पर, x अक्ष और y अक्ष। ये y डैश वो हो गया, x डैश x। मान लेते हैं कि ये दूरी बिंदु है, दो बिंदु की बात कहा जा रहा है, हम दो बिंदु यहाँ दे लेते हैं। एक बिंदु का नाम दे देते हैं A, एक बिंदु का नाम दे देते हैं B। एक बिंदु है A, एक बिंदु है B। इन दोनों की स्थिति को निर्धारण करने के लिए हम अभी तुरंत इससे पहले सीखे थे कि बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है तो दोनों से सबसे पहले x अक्ष पर भी लंब डालेंगे, उसके बाद यह भी लंब डालेंगे, इस पे भी ये लंब हो गया, उसके बाद यहाँ भी लंब हो गया। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो ये तो हमको डालना ही पड़ेगा, ए और बी के बीच की दूरी। कोई दिक्कत? हमने पहले बिंदु का निर्देशांक क्या लिखा है, x1 y1, यानी ए का वैल्यू जो है हमारा, ए का निर्देशांक x1 y1 है, ए का निर्देशांक x1 y1, ये ए का निर्देशांक है। अब बी का निर्देशांक है x2 y2। अब इसमें हम समझते हैं ये x1 y1 जो है, x1 हमारा कौन सा दूरी हो जाएगा, ये वाला दूरी हो जाएगा, x1 ये होगा, y1 लंबिक दूरी होगा, y1 होगा लंबिक दूरी, ये हो गया y1। तो हम कह सकते हैं ये भी y1 है ना। अब जो लंब डाले हैं इसका हम नाम दे देते हैं समझने के लिए। बी से जो लंब डाले हैं x अक्ष पर, इसका नाम दे देते हैं ए बी है, तो बी से लंब बी डी, ए से लंब यहाँ डाल दिए ए सी, उसके बाद यहाँ जो लंब डाला गया है इसका नाम दे देते हैं बी, ए बी सी डी हो गया ई, ये हो गया एफ, और यहाँ दे देते हैं हम आपस में जी। ये बिंदु तो ए है ही, ये बिंदु कौन सा है, ए वाला बिंदु। अब समझते जाते हैं। अब हमने अभी केवल ए बिंदु का जो x1 निर्देशांक दिया है हमारा ए एफ सी ओ, x1 दूरी है, y1 जो है हम देख रहे हैं ओ एफ के हैं इसको, या ए सी के हैं, या जी डी के हैं, ये सब किसको दर्शा रहा है, y1 को। तो x1 y1 अभी दिए हैं, अब x2 y2 देंगे तो x2 कहाँ से कहाँ तक होगा, x2 दूरी ये वाला दूरी होगा, x2 यहाँ से यहाँ तक होगा ना, क्योंकि b वाला बिंदु से ना लंब डाले हैं, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा x2, यहाँ नीचे की ओर देंगे तो OD किसके बराबर होगा, x2 के बराबर। y2 की बात करेंगे तो y2 लंबिक दूरी होती है ना, तो y2 की बात करेंगे तो ये y2 पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक ऊपर, तो यहाँ भी हो जाएगा E से लेके F तक, ये बिंदु देख रहे हैं यहाँ से तक ना, होगा ना। अब इस डायग्राम को हम लिखेंगे, मान के चलो यह लिखने के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह है। जब इसका प्रूफ करते हैं तो थोड़ा सा डायग्राम का विश्लेषण करना पड़ जाता है। विश्लेषण करेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि
एक्स माना कि किसी कार्तीय तल में दो बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 है। हमने यहाँ नाम दे दिया, जो हमारा बिंदु का था बिंदु को नामांकित कर सकते हैं। दो बिंदु किसी कार्तीय तल में दो बिंदु है, एक ए बिंदु x1 y1, दूसरा है x2 y2 है। बिंदु ए से ये बिंदु ए है, ए से हम लंब डाले हैं x अक्ष पर AC और y अक्ष पर AF। बिंदु ए से x अक्ष पर AC तथा y अक्ष पर AF डाला एवं FA को G तक बढ़ाया। फिर से हम देख लेते हैं जो हमने फिगर में किया है वही है या नहीं है। ध्यान से देखो, बिंदु ए है, यहाँ ए से हमने x पर लंब डाला AC, फिर y अक्ष पर डाला AF, यही FA को कहाँ तक बढ़ा दिया, आगे G तक। तो ये लंब ही है जो आगे तक बढ़ाया। उसके बाद पुनः बिंदु B से हमने भी जो किया उसे लिखेंगे। बिंदु B से भी x अक्ष पर लंब डाले हैं, x अक्ष पर देखते हैं। बिंदु से B से x अक्ष पर जो लंब डाले, बिंदु B से x अक्ष पर क्या लंब डाले हैं, BD x अक्ष पर BD तथा y अक्ष पर यहाँ से ध्यान से देखते हैं, y अक्ष पर क्या है, BE लंब डाला, BE लंब डाला तथा यहाँ भी लंब डाला होगा, लंब छूट गया, लंब डाला एवं उसके बाद हम क्या किए हैं, लंब डाला तो मिला ही दिया, कोई बात नहीं है, लंब डाला बस इतना ही लिखना था और इसमें कोई नया चीज़ नहीं। लंब डाला इस प्रकार। अब इस प्रकार हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम चित्र में देख रहे हैं कि BE किसके बराबर है, OD। BE बराबर OD और फिर बराबर FG, सेम है नहीं है। हम यह देख सकते हैं कि BE OD FG सब बराबर है, किसके बराबर है, x2 के बराबर है। एवं लंबिक दूरी जो ये है EO या OE के है और BD, OE बराबर किसके बराबर है, y2 के बराबर। अब ध्यान से देखो, फिर इसमें अगर हम ये डालते हैं कि OC AF ये किसके बराबर है, OC AF x1 के बराबर है। अब उसके बाद OF और AC और GD ये किसके बराबर है, y1 के बराबर। इस दूरी को इसलिए दर्शाएं कि अब हम ABCD का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इस फिगर में देख रहे हैं कि एक हमारा त्रिभुज बना है, क्या बना है, त्रिभुज बना। और यह कैसा त्रिभुज है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब है। समकोण त्रिभुज का नाम हम क्या देंगे, हमारा नाम है BGA, समकोण त्रिभुज BGA। अब समकोण त्रिभुज BGA में, समकोण त्रिभुज
बी जी ए में। अब इसकी दो भुजा तो हमारे पास ए बी ज्ञात करना ही है, लंबिक दूरी ए बी को क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन हम बी जी और ए जी की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, हम ये देखते हैं। बी जी बराबर बी जी की जो लंबाई है ये बी जी, हम लिख सकते हैं बी डी घटा जी डी, बी डी घटा जी डी। फिर से ध्यान से देखो, हमारा ये जो बी जी की दूरी है ना, संपूर्ण बी डी में जी डी को काट के क्या करेंगे, हटा लेंगे, तो किसकी दूरी बचेगा, बी जी की दूरी बचेगा। अब हम बी जी की दूरी जानते नहीं थे, लेकिन बी डी की तो दूरी जान रहे हैं, क्या है ये, y2 लिखे भी हैं कि बी डी बराबर y2, और जी डी का मान क्या है, y1। इसका मतलब हो गया कि बी जी के लिए हम लिख सकते हैं बी जी बराबर y2 घटा y1। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार एक और भुजा हमारा त्रिभुज का, जो ये कर्ण है, इसको तो हमको ज्ञात करना ही है, इसे ज्ञात करना है, हमें लंब प्राप्त हो गया। ये वाला क्या है, त्रिभुज का आधार है, इसका नाम क्या है, ए जी। इसी प्रकार ए जी के लिए हम क्या लिखेंगे, हम देख लो ध्यान से कि ये ए जी है, ए जी को हम लिख सकते हैं यहाँ से एफ जी घटा एफ ए, लिख सकते हैं ना, एफ जी घटा एफ ए, एफ जी घटा एफ ए। अब हम जान रहे हैं कि एफ से जी तक की दूरी किसके बराबर है, x2 के बराबर है, यहाँ लिखा हुआ भी है, एफ से जी तक की दूरी किसके बराबर, x2 के बराबर। हम लिख ले यहाँ x2, एफ से ए तक की दूरी यहाँ किसके बराबर है, एफ से ए तक की दूरी एफ ए है, ये एफ ए या एफ किसके बराबर है, x1 के बराबर, x1। तो ये हमारा ए जी की दूरी आ गया x2 घटा x1। अब इस प्रकार अगर हम त्रिभुज ए बी सी में हम लोग देख रहे हैं कि लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, कर्ण। इसीलिए कर्ण ए बी बराबर हम लोग जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा ये कौन सा भुजा हो गया, बी जी स्क्वायर, बी जी प्लस आधार के बदले में ए जी स्क्वायर पर होल रूट, ये ना। बी जी हमारा क्या है, अब बी जी का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं y2 घटा y1 का होल स्क्वायर, y2 घटा y1 का होल स्क्वायर प्लस ए जी के बदले में क्या लिखे हैं, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर, और फार्मूला में क्या होता है, होल रूट। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब प्लस वाला वैल्यू है, ये आगे पीछे में कोई अंतर नहीं होता, माइनस वाला में उलट नहीं सकते हैं, इसको इधर ले आए, इधर ले आते हैं, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर पर होल रूट। यही हो गया ए बी की दूरी। अतः हम लिख सकते हैं, अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, फार्मूला हमारा निकल गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर होल रूट। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। कोई दिक्कत,
लोग सीखे दूरी सूत्र, लेकिन अब हम लोग बिना दूरी सूत्र का प्रयोग किए दूरी कैसे ज्ञात करेंगे इसे सीखते हैं। ये जैसे दो बिंदु है, दोनों बिंदु का नाम दे दिए ए बी। इसे दूरी ज्ञात करने के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पहला निर्देशांक है पहले वाला में पहला वाला बिंदु घटा देंगे, दूसरे वाला में दूसरा वाला, यानी 5 में 3 घटा देंगे होल स्क्वायर, और फिर प्लस, और 3 में जो घटाएंगे -2, तो -2 और ये माइनस पहले से है तो दोनों मिलके क्या हो गया प्लस होल स्क्वायर पर होल रूट। अब 5 में 3 घट गया 2 स्क्वायर, प्लस ये 3 में 2 जुड़ गया 5 स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दिए √29 इकाई हो गया। कोई दिक्कत? ये हो गया। इसी प्रकार अगर इसमें भी हमारा नाम है, मान के चलो बिंदु का नाम PQ, हम PQ के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने क्या कहा, पहला बिंदु में पहला वाला घटाएंगे, दूसरे वाला में दूसरा वाला घटाएंगे। तो पहला है -2 और घटाना है -4, तो माइनस यहाँ भी है, सूत्र में भी माइनस है, दोनों मिलके क्या हो गया प्लस। फिर उसी प्रकार अब -5 तो +5 हो जाएगा। फिर 1 में घटाना है -4, तो 1 और माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर अपर होल रूट। अब 5 में 2 घटेगा तो क्या हो गया 3 स्क्वायर, और 1 में 4 जुटेगा 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और रूट दोनों जोड़ दिए √34 इकाई। कोई दिक्कत किसी को? इसी तरह से दूरी सूत्र ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमने कहा पहले बिंदु का जो पहला भुज का को भुज में घटाएंगे, कोटि को कोटि में घटाएंगे। ए बी बिंदु है, ए बी की बीच की दूरी बराबर 5 में क्या घटेगा जाएगा भुज 4, 5 घटा 4 का होल स्क्वायर। फिर जोड़, ये फॉर्मूला में प्लस होता है, -1 है, -1 में घटेगा -3, तो माइनस यहाँ भी है, फार्मूले पे भी माइनस है, तो क्या हो गया दोनों मिलके +3 का होल स्क्वायर और होल रूट। फार्मूले में होल रूट होता है, तो 5 में 4 घट गया 1 स्क्वायर, और 3 में 1 घटेगा इधर 2 स्क्वायर पर होल रूट, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, दोनों मिल गया क्या हो गया 5 इकाई। कहीं दिक्कत? यही हो गया दूरी। हमारा अगला टॉपिक है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है। अर्थात हम इसे यह प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं, यदि किसी कार्तीय तल में स्थित बिंदु का निर्देशांक XY हो, ये सिंगल बिंदु है XY हो, तो सिद्ध करें कि मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी x² + y² पर होल रूट होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करना हो, तो मूल बिंदु से दूरी अगर ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² + y²। लेकिन ये फॉर्मूला होता कैसे है, आया कहाँ से, इसे हम प्रमाणित भी करके देखेंगे, जैसे कि हमने दूरी सूत्र को भी प्रमाणित करके देखा है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कार्तीय तल में लंबवत रेखा और क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, और इसका नामांकन कर लेते हैं x डैश o x, y o y डैश, और एक बिंदु डाल दिए। ये बिंदु है A जिसका निर्देशांक है x और y, बिंदु है A जिसका निर्देशांक है x y। हमें ज्ञात करना है मूल बिंदु से इसकी दूरी। तो मूल बिंदु ये है ना, मूल बिंदु से OA कितना दूर है, ये OA, यह हमें ज्ञात करना है। तो OA मिला दिए, और इस बिंदु से हम फिर लंब भी डाल दिए, किस पर, x अक्ष पर लंब डाल दिए AM। हम देख रहे हैं कि यह भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब ये जो लंब डाले हैं, तो x1 हमारा जो XY निर्देशांक है, ये x हम लंब डालने की हमारी स्थिति दोनों अक्ष पर होना चाहिए, एक x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। तो जब हम y अक्ष पर लंब डालते हैं तो ये लंबिक दूरी हमारा भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? भुज। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, x के बराबर, x के। तो यही अगर इसका नाम n दे देते हैं तो an हो गया ना, तो an x है, तो यहाँ OM भी क्या होगा, आमने सामने की भुजा चतुर्भुज में बराबर होती है, हम लोग पढ़े भी हैं आयत में। तो ये दूरी x है, तो ये भी। फिर यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो है
हमारा जो लांबिक दूरी किसी बिंदु से x अक्ष पर खींची गई लांबिक दूरी कोटि होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, और ये कोटि क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। तो इसका मतलब ये भी दूरी y है ना। अब हमारे पास दो त्रिभुज है, हमारे पास दो त्रिभुज, ये वाला भी है, ये वाला, हमारे पास ऑप्शन दोनों है, हम किसी भी त्रिभुज के साथ जा सकते हैं। तो इस फिगर को सबसे पहले जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो पहले फिगर का विश्लेषण कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कि किसी कार्तीय तल में, माना कि किसी कार्तीय तल में x अक्ष एवं y अक्ष एक दूसरे पर लंबवत खड़ी है, जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या ओ मूल बिंदु कह सकते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसका निर्देशांक, ओ बिंदु का निर्देशांक क्या है, पढ़े हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। यानी ओ बिंदु का निर्देशांक जिस पर यह x अक्ष y अक्ष प्रतिच्छेद करती है, ये ओ बिंदु मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक पढ़ चुके हैं, कितना होता है, 0 0 होता है। तथा प्रथम पाद में स्थित बिंदु का निर्देशांक x y, बिंदु का निर्देशांक x y है। अब चित्र से दिया है, हम देख लेते हैं इस चित्र में कोई एक त्रिभुज अगर ले लेते हैं, त्रिभुज हमारा अगर AMO ही ले ले या ANO, दोनों सेम त्रिभुज है, हम एक त्रिभुज में चले जाते हैं, त्रिभुज AMO में हम आसानी से देख कर सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। कोण M 90 डिग्री है, M बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लंब है, AM लंब OX पर है, AM लंब OX, और लंब होता है तो समकोण होता है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में AM की दूरी और OM की दूरी, OM बराबर हमारा कितना वैल्यू हो गया, OM x के बराबर, क्योंकि ON के बराबर ही OM होता है ना, यहाँ लंब डाल के भी दिखा दिए, तो OM की वैल्यू क्या हो गया, x, तथा फिर AM की दूरी y। तो समकोण त्रिभुज है ना, इसलिए समकोण त्रिभुज में AO बराबर, इसीलिए AO बराबर, तो AO क्या हो गया, त्रिभुज के लिए कर्ण हो गया, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में AO कर्ण हो गया ना, समकोण त्रिभुज में AO हो गया कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कौन सा है, AM कहेंगे, AM स्क्वायर प्लस आधार हो गया OM स्क्वायर, वो होल रूट। अब AO बराबर AM का वैल्यू हम निकाल के रखें कितना, y स्क्वायर प्लस OM का वैल्यू x स्क्वायर पर होल रूट। अब इसे सीधा अगर सीरियली करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर होल रूट। अर्थात हमारा प्रूफ हो चुका है, अर्थात AO मूल बिंदु से ही ना एक ही दूरी है, अर्थात हम कह सकते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यह हमारा प्रूफ हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसे समझने में?
तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हमेशा याद रखना है सीधा x² प्लस y² होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दो दिए गए बिंदु की सहायता से विशेष ज्यामितीय आकृति की पहचान करना। दो बिंदु की सहायता से किसी ज्यामितीय आकृति का अर्थ हो जाता है त्रिभुज, चतुर्भुज। चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं कैसे हम पहचान करेंगे इस चैप्टर में। तो याद रखना है सबसे पहले हम त्रिभुज के विषय में हम लोग फैक्ट निकाल लेते हैं। त्रिभुज में याद रखना है पहली शर्त, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे कोई भी त्रिभुज की शीर्ष दिया हुआ रहे, ये त्रिभुज है ना, ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, तो इसके भी शीर्ष होंगे x1 y1 होंगे ना। फिर दूसरा शीर्ष होगा x2 y2 और तीसरा शीर्ष होगा x3 और y3, यानी 3 को निर्देशांक होगा ना तीनों बिंदु के लिए। तो हम क्या करेंगे, तो बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त रहेगा ए का, बी का और सी का। जैसे ए बिंदु का निर्देशांक हो गया x1 y1, बी बिंदु का निर्देशांक हो गया x2 y2, सी बिंदु का निर्देशांक हो गया x3 y3। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, पहले ए बी की दूरी ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले ए बी की दूरी, फिर उसके बाद बी सी की दूरी, फिर उसके बाद ए सी की दूरी, और तीनों की दूरी हम निकाल लेंगे दूरी सूत्र की सहायता से। किसकी सहायता से? दूरी सूत्र की सहायता से। जितना भी जवाब आएगा इकाई में, इन तीनों इकाई को हम यह देख लेंगे कि आपस में तीनों इकाई बराबर है, तीनों इकाई आपस में बराबर है। तो ये ऐसा त्रिभुज हम कह देंगे कि ये तीनों निर्देशांक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करती है। कोई दिक्कत? कहने का अर्थ है कि प्रश्न में दिया हुआ रहेगा ए का, बी का और सी का 3 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, तो हमें 3 बिंदु में 2 बिंदु से ही ना दूरी ज्ञात होती है। तो 2 बिंदु के लिए मात्र पहली बार ए बी ले लेंगे, ए बी की दूरी ज्ञात कर लिए। जितना भी हुआ ए बी की दूरी जो इकाई हो गया वह देख लेंगे। फिर बी सी की दूरी निकालेंगे, इसकी भी दूरी जो हो जाएगी हमारे जवाब को, उसको भी रखेंगे, गौण रखेंगे, और ए सी की दूरी निकालेंगे। इनकी भी दूरी जितनी होगी इसको भी गौण रखेंगे। जो भी दूरी हमारा इकाई में आएगा, हम अगर देख लिए कि ये सभी इकाई में दूरी आपस में बराबर है, क्या है, आपस में बराबर है। आपस में अगर बराबर है तो हम कह देंगे कि यह कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। यह बात इसके लिए रहेगा। फिर आगे का टॉपिक दूसरा इसी में लिखना है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो तो त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगी। यह तथ्य समबाहु त्रिभुज के लिए फैक्ट हो गया। यदि किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं
कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अर्थात अगर हमारा ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, तो कोई भी दो भुजा, जरूरी नहीं है कि इसमें ए बी बराबर ही ए सी हो, ए बी बराबर बी सी भी होगा चलेगा, ए बी बराबर ए सी, या ए बी ए सी के बराबर ना करेंगे तो ए बी बी सी के भी बराबर हो सकता है। तो कोई भी दो भुजा केवल बराबर होना चाहिए, तो वह कैसा त्रिभुज का निर्माण करेगा। लेकिन जांचने के लिए तो हमें तीनों भुजा की लंबाई जांचेंगे तब ना दो भुजा पर निष्कर्ष निकालेंगे, तो जांचना तीनों को है। तीसरा लिखना है टॉपिक में विषम बाहु त्रिभुज के विषय में, विषम बाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात याद रखना है, त्रिभुज का एक निर्देश फिगर बनाएंगे तो उसमें ए बी ना बी सी के बराबर होगा और ना ही वह ए सी के बराबर होगा। तीनों भुजाएं एक दूसरे से भिन्न अगर हो तो ऐसी स्थिति में वह कैसे त्रिभुज का निर्माण करेगा, विषम बाहु त्रिभुज का। एवं अगर हमको समकोण त्रिभुज की पहचान कह रहा है तो इस स्थिति में हम देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज कहेंगे। अर्थात इसमें अगर एक त्रिभुज बना लिए, मान लो कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा हम यहाँ ए सी को दे दिए, ए सी सबसे लंबी भुजा है, ये ए सी लंबी भुजा हम दे दिए। कौन सी भुजा, ए सी। तो ए सी अगर लंबी भुजा सबसे लंबी भुजा है तो इसका वर्ग हमेशा करके देख लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के साथ साथ हम इस फार्मूले पर भी रख के जांचेंगे। अगर बराबर हो जाएगा तो हम उसे कैसा त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज। ऐसी स्थिति में ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। चौथा, यदि समद्विबाहु समकोण, इसका पहचान करने के लिए याद रखना है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण
समकोण हो तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी अगर कभी प्रश्न में आ जाए कि समकोण तो बन ही रहा है, समकोण की पहचान के लिए हम लोग देख रहे हैं लंबी भुजा का अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर जांच ही लेंगे, लेकिन दो गो भुजा जो जांचेंगे वो दोनों भुजा की लंबाई भी अगर आपस में बराबर है तो वह समकोण के साथ साथ और क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। समकोण के साथ साथ वे समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो त्रिभुज से संबंधित इस तीनों फैक्ट को याद रखना, इसमें सवाल आएंगे। तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु, दो भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु, कोई भुजा बराबर ना हो तो विषमबाहु, अगर लंबी भुजा का वर्ग यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समकोण, लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर भी हो, अन्य दो भुजा आपस में भी बराबर हो, ऐसी स्थिति में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होंगे। तो त्रिभुज से संबंधित ये चार फैक्ट हम लोग चतुर्भुज की प्रकार के पहचान के विषय में जानेंगे। चतुर्भुज के प्रकार की पहचान, चतुर्भुज के प्रकार की पहचान। चतुर्भुज के प्रकार की पहचान यानी अगर कोई भी चार निर्देशांक प्राप्त हो, कितने निर्देशांक, चार निर्देशांक ए बी सी डी, चार बिंदु की बारे में जानकारी हो तो हमें चार भुजाएं की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। पहले ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, ये सी डी और उसके बाद ए डी। ये हो गया विकर्ण, ये चारों भुजाएं। और भुजाएं के साथ साथ चतुर्भुज के प्रकृति के बारे में जानने के लिए विकर्ण को भी जानना पड़ेगा। विकर्ण कहते हैं सम्मुख शीर्ष को जो मिला रहे हैं, ये विकर्ण हो गया, इसका क्या नाम देंगे, ए सी एवं, और ये कैसा हो गया, बी डी विकर्ण। तो चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, दो। तो चतुर्भुज की पहचान करने के लिए दूरी सूत्र के माध्यम से हमें चारों भुजाओं का भी पहचान करना होगा, चारों भुजाओं के साथ साथ दो विकर्ण की भी लंबाई निकालनी होगी, तब जाके हम आकलन करेंगे कि यह कैसा त्रिभुज का प्रकार है। तो अगर हमारा प्रश्न वर्ग से रिलेटेड हो, वर्ग भी एक चतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो तथा आपस में बराबर हो तथा उसके विकर्ण भी, उसके विकर्ण भी परस्पर बराबर हो, आपस में विकर्ण भी परस्पर बराबर हो, परस्पर बराबर हो, तो वह आकृति वर्ग होगा, तो वह आकृति वर्ग होगा, वर्ग होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि भुजाओं के लिए हम भुजाएं, चार भुजा कौन कौन सी हो सकती है वर्ग की, ए बी, बी सी, सी डी और डी। अर्थात भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ए बी की लंबाई बराबर बी सी की लंबाई बराबर सी डी की लंबाई और बराबर डी ए की। एवं विकर्ण को भुजा से नहीं मिला देंगे, विकर्ण अलग में एक दूसरे के बराबर हो। विकर्ण कौन कौन हो गया आपस में, विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ऐसा होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी आकृति वर्ग तभी होगा जब उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होगा और विकर्ण विकर्ण के बराबर होगा, तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक वर्ग से ही रिलेटेड है हमारा दूसरा आकृति सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, केवल चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, बराबर
हो, किंतु विकर्ण परस्पर बराबर ना हो, विकर्ण परस्पर बराबर ना हो तो उसे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कहा जाएगा, समचतुर्भुज कहा जाएगा। अर्थात इसके जवाब के लिए समचतुर्भुज तभी होगा जब सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर। तो भुजा कौन सा हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी। तथा विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम विकर्ण को भी चेक करेंगे, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तीसरा पहचान के लिए है हमारा आयत। यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई, आमने सामने की भुजाएं की लंबाई, भुजाएं की लंबाई बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में, विकर्ण भी परस्पर बराबर हो, विकर्ण भी परस्पर एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो तो वह आकृति आयत होगा, वह आकृति आयत होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि आयत के लिए आमने सामने की भुजा की लंबाई कहा जा रहा है। तो आमने सामने, जैसा कि हमारा यहाँ चित्र दिया हुआ है, तो आमने सामने ए बी के सामने में कौन सी भुजा बराबर हो रही है, डी सी। ए बी के सामने में, अर्थात भुजाएं ए बी बराबर, ये भुजाएं जो हम देखेंगे ए बी के बराबर डी सी, एवं फिर ए डी के बराबर कौन सी भुजा आ रही है, बी सी। आमने सामने की भुजा का मतलब ए डी बराबर बी सी, ये आमने सामने की भुजा हो गया। तथा विकर्ण तो वही है, विकर्ण दो ही है। विकर्ण कौन कौन सी हो गई, ए सी एवं बी डी, ए सी बराबर बी डी हो। ऐसी स्थिति में क्या वह आकृति क्या होगा, आयत होगा। वर्ग, समचतुर्भुज और आयत की पहचान के बाद अब अगले भाग में पढ़ते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विषय में हम लोग जानेंगे। यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तथा विकर्ण एक दूसरे के बराबर ना हो, विकर्ण एक दूसरे के बराबर ना हो या नहीं हो, तो उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अर्थात यहाँ भी आमने सामने की भुजा की बराबर की बात कही जा रही है। तो आमने सामने भुजा कौन कौन पड़ रहा है इसमें, ए बी बराबर डी सी एवं ए डी बराबर बी सी। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये भुजा की बात है। तथा विकर्ण आपस में बराबर ना हो, विकर्ण
की बात कहा जाए तो विकर्ण AC बराबर BD नहीं हो, ऐसी स्थिति में हम उसे कैसा चतुर्भुज कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। संरेखी बिंदु की परिभाषा कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक सरल रेखा पर स्थित हो, एक सरल रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदुएं आपस में संरेखी कहलाएंगे। वे बिंदुएं आपस में संरेखी कहलाएंगे। जैसे ABC, जैसे ये सरल रेखा है, इसी सरल रेखा पर हम बिंदु A डाल दिए, बिंदु B डाल दिए, बिंदु तीनों एक सरल रेखा पर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संरेखी है। जैसे बिंदु A, B एवं C एक सरल रेखा पर स्थित है, इसीलिए A, B एवं C संरेखी है। किंतु इसमें निर्देशांक ज्यामिति में संरेखी की पहचान करने का एक शर्त है, यहाँ लिखेंगे। यदि A, B एवं C बिंदु संरेखी हो तो पहला शर्त, अगर तीनों बिंदु संरेखी होगा तो इसका पहला शर्त होता है AB का मोड प्लस BC का मोड बराबर AC का मोड। फिर उसके बाद BC प्लस AC बराबर AB मोड। यह शर्त हम समझेंगे क्या होता है। तीसरा शर्त होता है AB BC हो गया, AC प्लस AB, AC मोड AB मोड बराबर BC। हम इस शर्त को सबसे पहले समझ लेते हैं। हमारे पास 3 बिंदु है ना, तीनों बिंदु के निर्देशांक तो हमें प्राप्त होंगे ही। तो अगर तीनों बिंदु का निर्देशांक प्राप्त होगा तो दूरी सूत्र भी ज्ञात हो सकता है, दूरी भी ज्ञात हो सकता है। इससे AB की भी दूरी ज्ञात होगा, फिर BC की भी दूरी ज्ञात होगी और उसके बाद AC। ये तीनों दूरी निकालने के बाद हम इन तीनों फॉर्मूला पर चेक करेंगे। अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर हो रहा है तो हम स्पष्ट रूप से कह देंगे कि तीनों बिंदु आपस में संरेखी है। अब कहोगे कि ये मोड जो डालते हैं, ये मोड क्या होता है? तो ये मोड जो होता है, ये ऋणात्मक मान को केवल पॉजिटिव कर देता है, धनात्मक कर देता है। कहने का आशय है यह है कि अगर किसी के अंदर में -2 मोड है, 5 मोड है, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो हम मोड से बाहर पहले संख्या निकालेंगे। तो मोड से बाहर -2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 5 तो प्लस में ही रहेगा। कितना हो गया ये जवाब? 7। इस मोड का एक ही काम है, जो माइनस वाला होगा उसको प्लस कर देगा। प्लस वाला का यह कुछ बाल बाका नहीं करेगा। ऐसा नहीं प्लस वाला कोई माइनस कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोड का एक ही चिन्ह है कि ऋणात्मक वैल्यू को धनात्मक वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। धनात्मक को ऋणात्मक ये कभी नहीं करता है। तो याद रखना है, जब भी कोई संख्या मोड में है, जैसे दे दिया जाएगा -3 मोड और प्लस -7 मोड, कहेंगे इसका मान कितना हुआ? तो 10 कहेंगे। 3 ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, तो मिलके हो गया 10। -10 नहीं,
क्योंकि मोड के अंदर है, अगर बाहर रहता तब कह सकते थे। तो मोड का अर्थ ही समझ गए कि इसके अंदर में संख्या पॉजिटिव यानी धनात्मक रहेगा तो बाहर निकलने के बाद भी वो धनात्मक ही रहेगा, लेकिन अगर इसके अंदर में ऋणात्मक संख्या आती है तो वह बाहर निकलने के बाद धनात्मक हो जाता है। तो तीनों बिंदु संरेखी तभी होंगे जब हम तीनों की दूरी निकाल लेंगे, ए बी बी सी ए सी, और ये तीनों सूत्र पर, फॉर्मूले पर दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि बिंदु आपस में संरेखी है। अगर बराबर नहीं हुआ तो संरेखी नहीं है, जो कि हम चैप्टर में आके अभी सीखेंगे। अभी हमारे पास 3 बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो, आप पूछ रहा हो कि वह संरेखी है या नहीं है, इसे बताएं। तो हम तीनों बिंदु का नाम दर्शा देते हैं। सबसे पहले ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु। नामांकन अपने से हम कर सकते हैं कोई भी अक्षर से। तो हमारे पास दिया है 3 बिंदु के निर्देशांक। बिंदु ए है, बिंदु ए 1 5, बिंदु बी है 2 3 और बिंदु सी है -2 और -11। अब इससे हमें 3 दूरी निकल सकता है। कौन कौन? पहले ए बी की दूरी, ए बी की दूरी तो हम निकालते चले जाते हैं। ए बी की दूरी निकालने का शॉर्ट फार्मूला बताए थे। क्या करेंगे? भुज को भुज में, कोटि को कोटि में घटाएंगे, 1 को किस में घटाएंगे? 2 में, प्लस 5 को 3 में, होल स्क्वायर पर होल रूट। अब ज्ञात कर लेते हैं। 1 में 2 घटा दिए, क्या हो गया? -1, और 5 में 3 घटा दिए, -2 पर होल रूट। हाँ, +2 हो गया। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। क्या आ गया इसका जवाब? √5 इकाई। अभी एक बिंदु ए बी का बीच की दूरी निकाले हैं। फिर ए बी की दूरी के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है बी सी की दूरी। बी सी की दूरी कैसे निकालेंगे? तो बी और सी में आपस में वही प्रोसेस करेंगे। 2 घटा -2, तो 2 घटा -2 करेंगे तो इसका मतलब ये प्लस हो गया ना, क्योंकि घटाएंगे तो यहाँ माइनस पहले से मौजूद है। फिर उसी प्रकार 3 घटा 11 करेंगे तो +11 हो जाएगा और होल स्क्वायर कर देते हैं तो होल रूट। तो क्या करेंगे? 4 स्क्वायर हो गया ये, प्लस 14 स्क्वायर पर होल रूट। 4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ेंगे 200, 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 212 हो गया। 212 √100 212 इकाई। कितना हो गया? √100 212 इकाई। कोई दिक्कत? फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है ए सी की दूरी निकालना है। क्या करना है? ए सी की दूरी निकालने के लिए ए और सी के का रिलेशन देखेंगे। 1 में क्या घटाएंगे? -2। 1 घटा -2 करेंगे तो +2 हो गया। फिर प्लस 5 में -11 करेंगे तो 5 + 11 हो गया होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया ये, और आगे हो गया 16 स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ दो। 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 16 16 ना 256। तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो गया? 265 इकाई। अब हम यहाँ देखेंगे कि अब यदि संरेखी हो, हम लोग पढ़े थे यदि, चूँकि यदि ए बी एवं सी संरेखी हो तो हमारे पास 3 शर्तें हैं। पहला शर्त कौन सा था? हमने तीनों शर्त पर चेक करने के लिए बताया था। ए बी मोड प्लस बी सी मोड इक्वल क्या होना चाहिए? ए सी। हम इस पर चेक कर लेते हैं। ए बी मोड, ए बी का वैल्यू क्या आया? √5 इकाई, प्लस बी सी का √212, फिर ए सी का 265 मोड के अंदर। अगर 212 का और 265 का हम देख लेते हैं कि वर्ग होता है या नहीं। 212 का वर्ग क्या होता है? 2 से 106 और फिर 2 से 53, ये होगा ना। तो हम कह सकते हैं 2 √53 हो गया। और इसका 265 का क्या होता है ये चेक कर लेते हैं।
2 से नहीं होगा, 5 से 5 25, 5 तिया 15, ये तो होगा ही नहीं होगा। हम अगर कह सकते हैं तो ये आपस में होगा ही नहीं, तो तीनों 3 के जैसा ये कभी आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। पहला शर्त पर बराबर नहीं हुआ। पुनः दूसरा शर्त हमारा क्या था? पुनः दूसरा शर्त था हमारा BC मोड AC बराबर होना चाहिए AB मोड। इस पे भी चेक कर लेते हैं। तो BC के बदले में क्या रखेंगे? हमारा BC की दूरी कितना आया? 212 रूट में, प्लस AC के बदले में 265 रूट अंडर 265, और AB के बदले में रूट 5। कोई स्थिति सेम जब बराबरी नहीं है तो इसका वैल्यू तीनों 3 जैसा, ये भी बराबर नहीं होगा। तीसरा शर्त है, पुनः तीसरा शर्त पे हमने क्या लिखाया था? AC मोड AB मोड बराबर BC होना चाहिए। तो हम AC का वैल्यू क्या रखेंगे? AC का वैल्यू हमारा रूट 265 प्लस AB के बदले में रूट 5, फिर BC के बदले में 212। क्या ये भी बराबर होगा? नहीं होगा। किसी भी शर्त पर हम देख लिए ना पहला कंडीशन बराबर कर पाया, ना दूसरा कंडीशन, ना, तो क्या कहेंगे? ABC संरेखी है। तो ऐसी स्थिति में लिख देंगे, आता है A B एवं C बिंदु संरेखी नहीं है, बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं। तो इस पर भी जांच करने के अलावा एक और आइडिया है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग।